हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आकाश की यह बात सुनते ही अनीका चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मिस्टर करण गुलेरिया किस मिट्टी के बने थे। एक तरफ वह अनीका की मां स्वाति से इतनी नफरत करते थे कि वह अनीका का चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे, और दूसरी ओर उन्हें उसी अनीका की इतनी फिक्र थी। अनीका यह भी जानती थी कि वह करण गुलेरिया का इलाज कर सकती है, और अगर वह गुलेरिया हाउस रहने जाती है तो शायद उसे यह मौका भी मिले कि वह किसी तरह करण गुलेरिया का इलाज करने में कामयाब हो जाए। अनीका को ना तो गुलेरिया परिवार की जायदाद में कोई इंटरेस्ट था और ना ही उनके बिजनेस से और शेयर प्रॉफिट में। अनीका को बस कुछ दिन गुलेरिया हाउस में गुजार कर अपना और गुलेरिया खानदान का रिश्ता अच्छी तरह से समझना था। जब नानी माँ को यह बात पता चली कि अनीका अब मल्होत्रा हाउस छोड़कर गुलेरिया परिवार के साथ रहने जा रही थी, तब नानी माँ काफ़ी इमोशनल हो गई। नानी माँ ने अनीका को रोकने की कोशिश की, मगर उससे पहले ही नानी माँ को दोनों कंधों से पकड़ते हुए अंजलि मामी ने कहा, मत रोकिएगा उसे मम्मी जी। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब वह अपना संसार बसाकर चले जाते हैं। यूँ समझ लीजिए, हमारे लिए भी वह वक्त आ गया है जब हमें अनीका को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने देना है। और फिर मम्मी जी, यह अनीका और रिया की सेफ्टी का सवाल है। अनीका और रिया की सेफ्टी के बारे में सुनते ही नानी माँ ने अपनी नज़रें नीचे झुका ली, मगर नानी माँ अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को नहीं रोक पाई। सालों बाद मिली अपनी बच्ची अनीका से वह जुदा नहीं होना चाहती थी, मगर किसी तरह अपने दिल पर पत्थर रखकर नानी माँ वहीं पर अपनी व्हील चेयर पर बैठकर आंसू बहाने लगी। अनीका के लिए भी मल्होत्रा हाउस छोड़कर जाना इमोशनली काफ़ी मुश्किल होने वाला था, मगर वह इमोशंस और जिम्मेदारी के बीच का फ़र्क अच्छी तरह जानती थी। अनीका अंजलि मामी के साथ अपने बेडरूम में जाकर अपना सामान पैक करने लगी। अंजलि मामी बिना कुछ बोले एक के बाद एक रिया के और अनीका के कपड़े सूटकेस में पैक करने लगी। अंजलि मामी की आंखों में आंसू भर चुके थे, मगर किसी तरह अंजलि मामी ने उन्हें बहने से रोक रखा था। अनीका ने अंजलि मामी की ओर देखकर कहा, सारे कपड़े पैक करने की ज़रूरत नहीं है, हम बीच बीच में यहाँ आएंगे। अनीका की यह बात सुनते ही अंजलि मामी अपने आप को रोक नहीं पाई और रोते हुए अनीका के गले लग गई। अंजलि मामी अनीका से कहने लगी, यह तुम्हारा ही घर है, यह घर उतना ही तुम्हारा है जितना श्वेता और क्रिश का है। मैंने कभी भी तुम्हें अपनी भांजी नहीं समझा। बेटी की तरह रही हो तुम इस घर में और मेरे दिल में। अनीका भी यह बात अच्छी तरह जानती थी कि बचपन से लेकर आज तक उसे अगर किसी से माँ का प्यार मिला था तो वह उसकी बेंगलुरु वाली रेखा मौसी और अंजलि मामी थे। अगर यह दोनों औरतें अनीका की लाइफ में ना होती तो शायद वह यह बात कभी नहीं जान पाती कि आखिर माँ का प्यार क्या होता है। अंजलि मामी के पांव छूते हुए अनीका ने कहा, मामी मैं आपसे और इस घर से बस कुछ पल के लिए दूर जा रही हूँ। मैं आपसे जुदा नहीं हो सकती कभी भी। इस घर की बड़ी बेटी होने के नाते मैं इस घर के साथ अपना रिश्ता भी समझती हूँ और अपनी जिम्मेदारियाँ भी जानती हूँ। छोटी सी उम्र की अनीका के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अंजलि मामी को अनीका के लिए गर्व महसूस होने लगा। अनीका को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देते हुए अंजलि मामी और अनीका दोनों वापस अनीका के बेडरूम से बाहर आकर नीचे की ओर जाने लगे। नौकर सारा सामान मल्होत्रा हाउस से बाहर की ओर ले जाने लगे। जब अनीका नीचे आई तो नानी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। अनीका ने नानी माँ के पास जाकर कहा, बड़ी मुश्किल से लाई हूँ मैं आपकी आंखों में रोशनी। वापस अब आंसुओं को ज़्यादा बहाकर दवाई की सारी शक्ति बहा मत दीजिएगा। बहुत जल्द वापस आऊँगी आपसे मिलने। नानी माँ अनीका को कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी। बस अनीका के सर पर हाथ रखकर नानी माँ आंसू बहाए जा रही थी। किशन मामा यहाँ वहाँ की बातें करके
अपने इमोशंस पर कंट्रोल किए हुए थे। फिर जब अनिका उनके पास आई तो वह पास खड़े आकाश गुलेरिया के कानों तक बात पहुंचे। इस अंदाज में अनिका से कहने लगे, चाहे गुलेरिया खानदान कितना भी बड़ा हो, शायद मल्होत्रा खानदान गुलेरिया खानदान की ताकत की बराबरी ना कर सके, मगर इतना याद रखना कि अगर तुम्हें वहां किसी भी तरह की तकलीफ पहुंची तो यह तुम्हारा मामा जब तक जिंदा है तब तक इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। अनिका ने किशन मामा के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया और जैसे ही वह आकाश के साथ मल्होत्रा हाउस छोड़कर बाहर जाने लगी, अचानक ही अनिका का फोन बजने लगा। अनिका ने जब अपनी फोन स्क्रीन पर नजर डाली तो उसने देखा कि अनिका की असिस्टेंट राजलक्ष्मी उसे बेंगलुरु से कॉल कर रही थी। अनिका जानती थी कि राजलक्ष्मी के कॉल का मतलब था डीएनए रिपोर्ट आ चुकी थी। जैसे ही अनिका ने राजलक्ष्मी का फोन उठाया, राजलक्ष्मी ने अनिका से कहा, क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? अनिका ने राजलक्ष्मी से कहा, हाँ बताओ, क्या डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है? राजलक्ष्मी की आवाज़ काफ़ी दबी हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि राजलक्ष्मी किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। राजलक्ष्मी ने अटकती हुई आवाज़ में अनिका से कहा, रिपोर्ट तो आ गई है, मगर इतनी स्ट्रेंज डीएनए रिपोर्ट मैंने आज तक कभी नहीं देखी। राजलक्ष्मी की यह बात सुनकर खुद अनिका भी हैरान हो गई। डीएनए रिपोर्ट मैच करना राजलक्ष्मी अच्छी तरह से जानती थी, फिर आज उसे इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा था, यह बात अनिका की समझ में नहीं आ रही थी। अनिका ने राजलक्ष्मी से कहा, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? रिपोर्ट में तुम्हें डीएनए स्ट्रक्चर के मैचिंग परसेंटेज देखने हैं, बस उसी से हमें पता चल जाएगा कि जिस इंसान का डीएनए रिपोर्ट तुम्हारे हाथ में है वह मेरे बायोलॉजिकल फादर है या नहीं। जवाब देते हुए राजलक्ष्मी ने कहा, पिछले 15 मिनट से मैं भी यही समझने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, आप दोनों की डीएनए स्ट्रक्चर 99.8% मैच हो रही है, जबकि नॉर्मल बाप और बेटी के डीएनए स्ट्रक्चर 99.9% मैच होते हैं। अनिका ने राजलक्ष्मी से पूछा, तो क्या इसका यह मतलब है कि मिस्टर करण गुलेरिया मेरे चाचा हैं, यानी कि मेरे बायोलॉजिकल फादर के भाई? जब अनिका ने यह बात राजलक्ष्मी ने कही तो राजलक्ष्मी ने एक बेहद हैरान कर देने वाली बात कही। राजलक्ष्मी ने कहा, नहीं नहीं, मिस्टर करण गुलेरिया आपके बायोलॉजिकल फादर हैं, इस बात को कंप्लीटली नकारा नहीं जा सकता। देयर में भी ए स्लाइट चांस कि यही इंसान आपके बायोलॉजिकल फादर हों। इस बात पर खुद अनिका यानी कि डॉक्टर अमृता हैरान रह गई थी। अनिका ने हैरानी से राजलक्ष्मी से पूछा, यह क्या कह रही हो तुम? यह कैसे हो सकता है? राजलक्ष्मी ने अनिका को समझाते हुए कहा, देखो, मैंने अभी अभी जिस एक्सपर्ट से पूछा है और जहां तक उस एक्सपर्ट की राय है, उसने बताया है कि तुम्हारे जेन्स काफ़ी अलग हैं और शायद इसलिए तुम्हारा आईक्यू लेवल भी बाकी लोगों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। और इतने हाई आईक्यू लेवल वाले लोगों के जीन्स उम्र के साथ साथ म्यूटेट करते हैं, यानी कि दिमाग में इतनी ताकत होती है कि वह अपने शरीर के ढांचे को ज़रूरत के हिसाब से बदलने लगता है। जिस प्रोसेस से बंदरों में से इंसान बने थे हज़ारों सालों का वक्त लेकर, मगर आज अगर बंदरों और इंसान का डीएनए स्ट्रक्चर मिलाकर देखा जाए तो दोनों में काफ़ी अंतर होगा। राजलक्ष्मी की बात ने अब अनिका की उलझन और ज़्यादा बढ़ा दी थी। राजलक्ष्मी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो अनिका, यह भी हो सकता है कि मिस्टर करण गुलेरिया के शरीर में पिछले 20-25 सालों में इसी तरह की म्यूटेशन हुए हों। क्या तुम 25 साल पहले का उनका कोई डीएनए सैंपल मुझे भिजवा सकती हो? या फिर करण गुलेरिया के वह भाई जो तुम्हारे शायद बायोलॉजिकल फादर हो सकते हैं, उनका 20 साल पहले का कोई डीएनए सैंपल अगर तुम भिजवा सको, तब हम एक्यूरेटली बता सकते हैं कि तुम्हारा करण गुलेरिया के साथ असली रिश्ता क्या है। 20 साल पहले के डीएनए सैंपल लाना इम्पॉसिबल था, यह बात अनिका अच्छी तरह से जानती थी। और राजीव गुलेरिया जो पिछले 20-25 सालों से गायब थे, उनका डीएनए सैंपल वह कहाँ से लाती? हर चीज़ अनिका को बहुत उलझा रही थी।
राजलक्ष्मी की बातों से अनीका के मन में टेंशन होने लगा था। अनीका ने बिना राजलक्ष्मी को कुछ कहे फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। जब अनीका राजलक्ष्मी के साथ फोन पर यह सारी बातें कर रही थी, नन्ही सी रिया आकाश गुलेरिया के साथ बात करने लगी थी। रिया ने आकाश गुलेरिया से कहा, तो आप मेरे मामा हैं और पिंकी आपकी बेटी है। तभी मैं सोचूं कि पिंकी भी मेरी तरह खूबसूरत क्यों है। आखिर आप मेरे मामा हैं, हैंडसम भी हैं। क्या आप जानते हैं पिंकी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और यश भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। आकाश मामा, क्या मैं गुलेरिया हाउस जाने के बाद पिंकी के साथ उसके कमरे में रह सकती हूँ? रिया आकाश के साथ तरह तरह की बातें करने लगी थी। आकाश ने कभी भी अपनी जिंदगी में इतना टॉप एक्टिव बच्चा नहीं देखा था। आकाश बिना कुछ बोले बस रिया की बातों का हाँ में सर हिलाकर जवाब दे रहा था। जब अनीका राजलक्ष्मी का फोन कॉल अटेंड करने के बाद वापस आई तो आकाश अनीका और रिया को लेकर अपनी कार की ओर आगे बढ़ने लगा। अनीका ने आखिरी बार मुड़कर मल्होत्रा हाउस के दरवाजे पर खड़े किशन मामा, अंजलि मामी, नानी माँ और शीला मौसी को बाय कहा और आकाश की कार में बैठ गई। गुलेरिया हाउस जाते हुए पूरे रास्ते रिया आकाश के साथ तरह तरह की बातें करने लगी थी, मगर अनीका के मन में बस एक ही सवाल बार बार चल रहा था कि आखिर वह कैसे पता लगाए कि उसके बायोलॉजिकल पिता राजीव गुलेरिया और करण गुलेरिया में से कौन थे। गुलेरिया पेंशन आते ही नौकरों की फौज और आकाश की कार के पास आई। नौकरों ने अनीका और रिया का सामान उठा लिया। गुलेरिया मेंशन में भी मारवा मेंशन की तरह एक आलीशान मॉडर्न मकान था। अगर बाहर से देखा जाए तो गुलेरिया हाउस बिल्कुल किसी 5 स्टार होटल जैसा लगता था। मॉडर्न फर्निशिंग, मॉडर्न लॉबी, स्टाइलिश कोर्टयार्ड। रिया गुलेरिया हाउस के एंट्रेंस पर खड़े रहकर गुलेरिया हाउस को देखने लगी। तभी आकाश ने हल्का सा झुककर रिया से पूछा, क्या आपको घर पसंद आया? रिया अपने पापा रोहित मारवा के साथ उनके घर में रह चुकी होगी, इसलिए बड़े और आलीशान घरों को देखकर बाकी बच्चों की तरह रिया के चेहरे पर ना तो किसी तरह की सरप्राइज थी और ना ही कोई बड़ा रिएक्शन। रिया ने अपनी एक उंगली से अपने गाल को टैप करना शुरू किया और कुछ देर सोचने के बाद कहा, अच्छा है घर, बिल्कुल मेरे डैड के घर जैसा ही है। मगर मेरे डैड ने मेरे लिए घर में एक प्रिंसेस रूम बनवाया है। क्या इस घर में भी कोई प्रिंसेस रूम है? मेरी फ्रेंड लतिका पिरामल भी अपने घर में प्रिंसेस रूम में ही रहती है। अगर वह कभी यहाँ मुझसे मिलने आई तो क्या करूंगी मैं? आकाश ये जानकर हैरान रह गया कि रिया रॉयल फैमिली की बच्ची यानी कि लतिका पिरामल की दोस्त है। आकाश को अब अनीका की किसी भी बात से झटका नहीं लगता था। वह जानता था कि उसकी बहन के अंदर काफी सारी आइडेंटिटीज छुपी थी, जिनमें से एक आइडेंटिटी यह भी थी कि वह बड़े से बड़े खानदान के साथ बहुत क्लोज थी। आकाश ने झुककर बड़ी ही सॉफ्ट आवाज में रिया से कहा, अभी सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि मुझे आपका रूम तैयार करने का टाइम ही नहीं मिला। मगर फिक्र मत करना, बहुत जल्द यहाँ आपके लिए एक प्रिंसेस रूम बनवा लूंगा। इट्स अ प्रॉमिस। आकाश की बात सुनते ही रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में उछाल दिए और कहा, ये माय मामा इज द मोस्ट हैंडसम मैन इन दिस वर्ल्ड। रिया की यह बात सुनकर आकाश के चेहरे पर स्माइल आ गई। जब आकाश ने पीछे मुड़कर देखा तो अनीका अभी भी कार में बैठी थी। अनीका को यह ख्याल भी नहीं था कि वह ऑलरेडी गुलेरिया हाउस पहुंच चुकी थी। आकाश ने अनीका की ओर का दरवाजा खोलकर अनीका से कहा, हम घर पहुंच गए, प्लीज वेलकम। आकाश की बात सुनते ही अनीका बिना किसी रिएक्शन के कार से उतरी और गुलेरिया हाउस के अंदर की ओर चलने लगी। आकाश उसे सीधे गेस्ट रूम में ले गया और कहने लगा, फिलहाल के लिए तुम्हारे लिए यह टेम्परेरी अरेंजमेंट करवाई है। मुझे कुछ वक्त देना, तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर एक अच्छा सा कमरा बनवा दूंगा। तब तक के लिए तुम इस कमरे में रह सकती हो। वैसे और भी कई गेस्ट रूम है, बट आई थॉट दिस इज द बेस्ट वन। अगर तुम चाहो तो बाकी कमरे भी देख सकती हो। गुलेरिया हाउस का गेस्ट रूम किसी 7 स्टार होटल के स्वीट से कम नहीं था।
अनिका ने एक बार कमरे में चारों ओर अपनी नज़र घुमाई और फिर कमरे के बीचों बीच लगे बिस्तर की ओर देखा। अनिका को कमरे की सजावट से ज़्यादा कमरे में लगे बेड में इंटरेस्ट था, क्योंकि अनिका अपना ज़्यादातर वक्त सोने में बिताना पसंद करती थी। अनिका ने आकाश की ओर देखकर कहा, नो इट्स फाइन, थैंक यू। आकाश को यह कहने के बाद अनिका फिर से कुछ सोचने लगी। जब आकाश ने देखा कि अनिका को अभी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, तो वह चुपके से दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला गया। अनिका अभी भी सोच रही थी कि आखिर उसे अपने सवाल का जवाब कैसे मिल सकता था। तभी एक बात अनिका के दिमाग में बिजली की तरह दौड़ी। अगर किसी तरह अनिका को यह पता लग जाए कि 25 साल पहले राजीव गुलेरिया और करण गुलेरिया में से कौन मनाली गया था, तो इस बात का पता लगाया जा सकता था कि अनिका का बायोलॉजिकल फादर कौन था। आकाश अनिका और रिया को घर पर छोड़ने के बाद अपनी कार से गुलेरिया ऑफिस जा रहा था। रास्ते में उसे अचानक पिंकी का फ़ोन आया। फ़ोन उठाते ही पिंकी ने कहा, पापा, रिया मेरे साथ मेरे कमरे में रहना चाहती है, क्या मैं उसे अपने साथ रख सकती हूँ? पिंकी की यह बात सुनते ही आकाश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आकाश ने पिंकी के लिए गुलेरिया हाउस में एक प्रिंसेस रूम बनाया हुआ था, ठीक वैसा ही जैसा रिया को पसंद था। आकाश ने पिंकी से कहा, आई डोंट माइंड, क्या रिया तुम्हारी दोस्त है? नन्ही सी पिंकी ने अपनी सॉफ्ट और धीमी आवाज में जवाब देते हुए कहा, शी इज माई फ्रेंड, बट व्हेन शी बिकम्स ए बॉय शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। पिंकी की बात सुनकर आकाश को हंसी आ गई। पिंकी को बाय कहकर आकाश ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। आकाश जैसे ही गुलेरिया हेड ऑफिस पहुंचा, आकाश का एक एम्प्लॉय दौड़कर आकाश की ओर आया और आकाश के साथ साथ चलते हुए कहने लगा, सर, आई थिंक देयर इज ए इमरजेंसी। हमारी कंपनी के सर्वर को किसी ने हैक कर लिया है। अगर कंपनी के अकाउंट्स और बाकी सारी बिजनेस डिटेल्स उसके हाथ लग गई तो कंपनी रातों रात हजारों करोड़ का लॉस कर सकती है। यह बात सुनते ही आकाश गुलेरिया को एक बहुत बड़ा झटका लगा। वह अपने उस एम्प्लॉय के साथ दौड़कर आईटी डिपार्टमेंट की ओर चला गया। आईटी डिपार्टमेंट में पहुंचते ही आईटी डिपार्टमेंट के हेड ने आकाश को कंप्यूटर स्क्रीन दिखाते हुए कहा, देखिए सर, किसी ने हमारा सर्वर हैक कर लिया है। हमारी सारी फाइल्स, हमारे सारे डॉक्यूमेंट, सब कुछ इस वक्त उसके कंट्रोल में है। आकाश पूरी तरह से पैनिक हो चुका था। अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए उसने आईटी डिपार्टमेंट के हेड से कहा, तो आप लोग क्या कर रहे हो? यहाँ पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च करता हूँ आप लोगों पर। आपने जो जो मशीन्स मंगवाई, जो जो सॉफ्टवेयर मंगवाए, महंगी से महंगी फायरवॉल खरीद दी है मैंने, फिर यह सब कुछ कैसे हो सकता है? आप लोग जानते हैं अगर हमारी सिस्टम का कंट्रोल हैकर के हाथ में आ गया तो रातों रात गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज सड़क पर आ सकती है। आईटी डिपार्टमेंट के हेड ने कहा, सर प्लीज काम डाउन, वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू रिसिक्योर अवर सिस्टम। आईटी डिपार्टमेंट के सभी लोग इस वक्त सिस्टम को सिक्योर करने में लगे हुए थे। आकाश को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि इतना फुल प्रूफ सिस्टम बनाने के बावजूद आखिर सिस्टम हैक कैसे हुआ था। वह एक बात अच्छी तरह जानता था कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की सिस्टम हैक करना किसी मामूली ऑर्गेनाइजेशन के बस में नहीं था। वह जानता था कि इसके पीछे कोई बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन था, और दिल्ली में गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से ज़्यादा ताकतवर अगर कोई नाम था तो वह था मारवा इंडस्ट्रीज का। जहां तक आकाश गुलेरिया रोहित मारवा के बारे में जानता था, वह बिजनेस एथिक्स से करने वाला आदमी था। इस तरह से चोरों की तरह हमला करना रोहित की बिजनेस टाइप नहीं थी। तभी आईटी डिपार्टमेंट के हेड ने कंप्यूटर स्क्रीन पर इशारा करते हुए आकाश से कहा, देखिए सर, हैकर हमारी पुरानी फाइल्स देखना चाहता है। यह देखिए सर, 25 साल पुरानी ट्रैवल एंट्रीज देख रहा है वो। इस वक्त यह देखकर आकाश हैरान रह गया। भला किसी हैकर को 25 साल पुरानी कंपनी की ट्रैवल एंट्री देखकर क्या मिलने वाला था। तभी आकाश का ध्यान पड़ा कि हैकर ने करण गुलेरिया की ट्रैवल एंट्री की फाइल चेक करना शुरू किया था।
आकाश और आईटी डिपार्टमेंट के हेड दोनों यह देखकर हैरान रह गए। वहां गुलेरिया हाउस में बैठी हुई अनीका अपनी असिस्टेंट राजलक्ष्मी से फोन पर बात कर रही थी। राजलक्ष्मी ने अनीका से कहा, देखिए आप मेरी बॉस भी हैं और मेरी दोस्त भी। आपके कहने पर मैं इतना बड़ा रिस्क ले रही हूँ। जानती है ना, अगर किसी को जरा सी भी भनक हुई कि मेरे बॉयफ्रेंड ने गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की सिस्टम को हैक किया है तो कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है। अनीका ने राजलक्ष्मी को शांत करते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अब ध्यान से देखकर बताओ, मेरी उम्र है 26 साल। तो देखो कि आज से ठीक 27 साल पहले क्या करण गुलेरिया मनाली या मनाली के आसपास के किसी एयरपोर्ट पर लैंड हुए थे। कुछ देर करण गुलेरिया की ट्रैवल एंट्री सर्च करने के बाद राजलक्ष्मी ने अनीका से कहा, नो अनीका, 27 साल पहले मिस्टर करण गुलेरिया की जितनी भी ट्रैवल डिटेल्स हैं वह सारी की सारी इंडिया के बाहर की हैं। लगभग 12 महीनों में उन्होंने 16 फ्लाइट ट्रिप की हैं। इनफैक्ट वो 27 साल पहले ज़्यादातर इंडिया से बाहर ही रहे हैं। यह बात सुनकर अनीका हैरान रह गई। अनीका ने राजलक्ष्मी से कहा, अब मिस्टर राजीव गुलेरिया की ट्रैवल एंट्री देखो। राजलक्ष्मी इस वक्त काफ़ी डरी हुई थी। कांपती हुई आवाज़ में राजलक्ष्मी ने अनीका से कहा, यह बहुत बड़ा रिस्क ले रही हूं मैं। अगर कुछ देर और हम इनकी साइट पर बने रहे तो वह हमें ट्रेस कर लेंगे। अनीका ने राजलक्ष्मी से कहा, बस बस कुछ ही सेकंड और जल्दी से जाकर देखो कि क्या 27 साल पहले किसी भी वक्त राजीव गुलेरिया ने मनाली या उसके आसपास के किसी भी एयरपोर्ट पर ट्रैवल किया था। वहां गुलेरिया इंडस्ट्रीज के आईटी डिपार्टमेंट का हेड और उसके बगल में खड़ा आकाश गुलेरिया यह देखकर हैरान थे कि हैकर अब राजीव गुलेरिया की ट्रैवल एंट्रीज देखने की कोशिश कर रहा था। अपना हाथ जोर से टेबल पर मारते हुए आकाश गुलेरिया ने कहा, यह डेफिनेटली रोहित मारवा की हरकत है। आकाश गुलेरिया के मुंह से रोहित मारवा का नाम सुनकर आसपास खड़े सभी लोग हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित मारवा जैसा बड़ा आदमी 27 साल पुरानी कंपनी के डायरेक्टर्स की ट्रैवल हिस्ट्री क्यों देखना चाहता होगा। मगर आकाश मन ही मन यह बात जानता था, कहीं ना कहीं रोहित मारवा अनीका के बायोलॉजिकल फादर की छानबीन कर रहा था। आकाश गुलेरिया ने सोचा कि वह उसी वक्त रोहित मारवा को कॉल करके उससे इस चीज का क्लैरिफिकेशन मांगे। राजलक्ष्मी ने अनीका से कहा, मिस्टर राजीव गुलेरिया की ट्रैवल हिस्ट्री मेरे सामने है और 27 साल पहले वह दिल्ली से एक बार मनाली गए थे। यह बात सुनते ही अनीका को अब यकीन होने लगा था कि कहीं ना कहीं आकाश ने जो कुछ भी कहा था वह सब कुछ सच था, क्योंकि जिस साल स्वाति प्रेग्नेंट हुई थी उस साल करण गुलेरिया मनाली गए ही नहीं थे, मगर राजीव गुलेरिया जरूर गए थे। इसका मतलब साफ था कि करण गुलेरिया अनीका के बायोलॉजिकल फादर नहीं थे। मगर अनीका जितनी बार इस बात को सोचती थी उसे कहीं ना कहीं कोई कड़ी मिसिंग लग रही थी। घबराई हुई राजलक्ष्मी ने फोन पर अनीका से कहा, अब अगर मैं एक सेकंड भी ज्यादा गुलेरिया इंडस्ट्रीज के सिस्टम पर रुकी तो पुलिस कुछ ही देर में मुझे और मेरे बॉयफ्रेंड को पकड़ कर ले जाएगी। हम अभी उनके सिस्टम से लॉग आउट कर रहे हैं। इससे पहले कि आकाश गुलेरिया रोहित मारवा को कॉल लगा, आईटी डिपार्टमेंट के हेड ने आकाश गुलेरिया से कहा, सर हैकर हमारी सिस्टम से निकल चुका है और कमाल की बात तो यह है कि हैकर ने हमारे कंपनी के ना तो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स देखे हैं और ना ही कोई अकाउंट्स, ना कोई क्लाइंट डिटेल्स। बहुत अजीब बात है ये। आईटी डिपार्टमेंट के हेड की बात कानों पर पड़ते ही आकाश को यह ख्याल आया कि आखिर रोहित मारवा ने जो कुछ भी किया था वह पूरी तरह से गलत भी नहीं था। आखिर वह अनीका के साथ शादी करके अपनी पूरी जिंदगी अनीका के साथ गुजारना चाहता था और शायद इसी वजह से अनीका के पास्ट के बारे में जानना चाहता था। रोहित मारवा ने गुलेरिया इंडस्ट्रीज को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं की थी। यह सोचकर आकाश गुलेरिया ने अपना फोन फिर से अपनी जेब में रख दिया। गुलेरिया हाउस के अपने नए बेडरूम में बेड पर लेटी हुई अनीका के मन में अब धीरे धीरे उलझन दूर होती हुई नजर आ रही थी।
मगर जैसे जैसे अनीका का कन्फ्यूज़न कम हो रहा था, अनीका के दिल पर बोझ बढ़ रहा था। अब लगभग यह बात तय थी कि अनीका के बायोलॉजिकल फादर करण गुलेरिया नहीं, बल्कि राजीव गुलेरिया थे। कुछ ही देर में अनीका की आंख लग गई और वह गहरी नींद में सो गई। जब अनीका की आंख खुली, तब अनीका ने देखा कि उसके मोबाइल फ़ोन पर कई सारे मिस कॉल्स और मैसेजेस थे। इनमें से ज़्यादातर मैसेजेस रोहित मारवा के थे। रोहित का पहला मैसेज था, क्या तुम गुलेरिया हाउस पहुंच गई? क्या हम आज दोपहर को लंच के लिए मिल सकते हैं? रोहित का दूसरा मैसेज था, लगता है तुम सो गई हो, 2 बज चुके हैं, मेरे ख्याल से अब चाय पर मिलते हैं। 5 बजे रोहित का तीसरा मैसेज था, अब तक जगी नहीं, अब और कितना सोओगी? कुछ ही वक्त में डिनर टाइम हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, डिनर पर ही मिल लेते हैं। रोहित का चौथा मैसेज था, अब तो रात हो गई, अब तो उठ जाओ, तुम्हारी नींद तो स्नो वाइट से भी ज़्यादा गहरी है, लगता है स्नो वाइट की तरह ही तुम्हें भी किस करके जगाना पड़ेगा। रोहित का यह मैसेज पढ़ते ही अनीका एकदम से बिस्तर पर बैठ गई। अनीका को खुद को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि वह पूरा दिन सो ही रही थी। पिछली कुछ रातों से रोहित की दादी माँ के लिए अनीका ने दिन रात जाग कर डॉक्टर वांगापट्टू के फार्मूला से दवाई बनाई थी। उसके बाद पार्टी में जो कुछ भी हुआ था, उससे अनीका को काफ़ी इमोशनल स्ट्रेस से गुजरना पड़ा था। अनीका जाग ज़रूर गई थी, मगर अभी भी उसकी आंखों में थकान साफ नजर आ रही थी। अनीका ने दिन भर में कुछ खाया नहीं था। उसने सोचा कि डिनर करके वह फिर से सो जाएगी, मगर गुलेरिया हाउस उसके लिए पूरी तरह से नया था। ना वह यहाँ किसी को जानती थी और ना ही उसे घर की ज्योग्राफी पता थी। अनीका अपने रूम का दरवाज़ा खोलकर कॉरिडोर में यहाँ वहाँ देखने लगी। अनीका को नीचे ग्राउंड फ्लोर पर बने एक बड़े से हॉल से फैमिली के लोगों की आवाज़ आ रही थी। अनीका उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगी। नीचे डाइनिंग टेबल पर गुलेरिया परिवार बैठकर डिनर कर रहा था। व्योमा ने सिद्धार्थ गुलेरिया से कहा, जब से आई है तब से अपने रूम से निकली नहीं है, उसने कुछ खाया भी नहीं है, प्लीज़ किसी को खाना लेकर उसके रूम में भिजवा दीजिए भैया। व्योमा की बात को उड़ाते हुए सिद्धार्थ गुलेरिया ने कहा, छोड़ो उस लड़की की बात, मैं तो यह बात जल्द से जल्द भूल जाना चाहता हूँ कि वह लड़की अब यहाँ हमारे साथ एक ही छत के नीचे रहने वाली है। उसे खाना हो तो खाए, ना खाना हो तो हमें क्या फर्क पड़ता है। व्योमा ने सिद्धार्थ की बात काटते हुए कहा, यह क्या कह रहे हैं भैया? गुलेरिया खानदान में आया हुआ दुश्मन भी खाली पेट नहीं लौटता, फिर यह तो अब हमारे ही साथ यहीं पर रहने वाली है, और फिर उसका तो इस घर पर हक भी है। यह कहते हुए व्योमा ने अपनी नज़रें झुका ली। व्योमा को इस तरह निराश होते हुए देखकर सिद्धार्थ गुलेरिया ने कहा, यह क्या बात कर रही हो तुम? अरे ऐसे कैसे उसका हक हो जाता है इस घर पर? जब से करण गुलेरिया ने सबके सामने अनीका को गुलेरिया परिवार का हिस्सा बताया था, तब से लेकर अब तक व्योमा के मन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था। बचपन से लेकर आज तक व्योमा को इस घर में सबसे बेहद प्यार मिला था। वह जो चाहती उसे मिलता, उसकी हर जिद पूरी की जाती, क्योंकि वह गुलेरिया परिवार की इकलौती बहन थी। चाहे करण गुलेरिया ने व्योमा को गोद लिया था, मगर सारे भाई और सारे चाचा व्योमा को बेहद प्यार और दुलार करते थे। धीरे धीरे व्योमा को घर में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहने की आदत पड़ गई। घर में आई भाभीियों से भी उसे चिढ़ होने लगी थी। किसी भी हालत में उसे घर में हर औरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस चाहिए होती थी। चाहे कोई फेस्टिवल हो या ओकेज़न, सबसे महंगे कपड़े जेवरात सिर्फ व्योमा पहनती थी। कई बार भाभीियों को नीचा दिखाने के लिए व्योमा ने जानबूझकर भाभीियों के सिलेक्ट किए हुए कपड़े, उनके सिलेक्ट की हुई ज्वेलरी जिद करके अपने नाम करवा ली थी। और आज उसे इस बात का डर था कि जब घर में उनकी बायोलॉजिकल बहन आ चुकी थी, तो अब व्योमा की इम्पोर्टेंस घर में कम हो जाएगी। सिद्धार्थ ने देखा कि वह कुछ हताश नजर आ रही थी। तब उसके हाथ पर हाथ रखकर सिद्धार्थ गुलेरिया ने कहा, देखो व्योमा, एक बात तुम कान खोल कर सुन लो,
मैंने बचपन से लेकर आज तक तुम ही को अपनी बहन माना है और तुम ही को मानूंगा। तुम करण अंकल की गोद ली हुई बेटी हो तो क्या हुआ, मेरी बहन हो। भले ही वह लड़की हमारे साथ खून के रिश्ते से जुड़ी हो, मगर मुझे वह लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। सिद्धार्थ गुलेरिया की यह बात सुनते ही व्योमा ने राहत की सांस ली। फिर अचानक ही सिद्धार्थ गुलेरिया की ओर मुड़कर व्योमा ने कहा, मगर भैया इस तरह से उसे भूखा नहीं छोड़ना चाहिए। सिद्धार्थ गुलेरिया मन ही मन कुछ सोचने लगा और फिर सबसे कहने लगा, बिल्कुल ठीक कह रही है व्योमा। आखिर इस लड़की के अंदर हमारे खानदान के संस्कार हैं। घर आए मेहमान को कभी हम भूखे पेट नहीं भेजते। यह कहते हुए सिद्धार्थ गुलेरिया ने अपने गुलेरिया परिवार के इंटरनल अफेयर इंचार्ज यानी कि परिवार की दाइमा शारदा से कहा, एक काम करो, शैफ से कहो गुलेरिया हाउस का सबसे फेमस और सबका फेवरेट बटर चिकन बनवाओ और साथ में रुमाली रोटी भी। और याद रहे, सब कुछ एकदम फ्रेश होना चाहिए। साथ में एक्सोटिक सैलेड भी ले जाना। और हाँ, एक काम करना, कढ़ाई पनीर और पास्ता भी ले जाना। और इतना याद रहे कि सब कुछ फ्रेश होना चाहिए। आज इन सब में से उसे कौन सी डिश ज़्यादा पसंद है वह देखना और कल से उसके टेस्ट के हिसाब से खाना बनना चाहिए। जब सिद्धार्थ गुलेरिया ने यह सारी बातें शारदा से की तो व्योमा हैरानी से उसे देखने लगी। टेबल पर बैठे गुलेरिया के फैमिली मेंबर्स भी यह सोच में पड़ गए कि आखिर सिद्धार्थ गुलेरिया का यह किस तरह का गुस्सा था जो वो इस तरीके की दावत देकर अपना बदला पूरा करना चाहता था। सिद्धार्थ गुलेरिया कभी कभी खुद नहीं समझ पाते थे कि वह बोल क्या रहे हैं और वह महसूस क्या कर रहे हैं, मगर सिद्धार्थ गुलेरिया की वाइफ नंदिनी अच्छी तरह से जानती थी कि कहीं ना कहीं जब से सिद्धार्थ गुलेरिया को यह पता चला है कि अनिका गुलेरिया के साथ उनका खून का रिश्ता है, सिद्धार्थ गुलेरिया के अंदर बहन के प्यार को तरस रहा भाई करवट लेने लगा था। शैफ और बाकी के नौकर जाकर अनिका के लिए डिनर तैयार करने ही वाले थे कि गुलेरिया हाउस में 56 लोग हाथ में थालियां लेकर आए। उनमें से एक ने सिद्धार्थ गुलेरिया के सामने आकर कहा, मिस्टर रोहित मारवा ने मिस अनिका के लिए खाना भिजवाया है। यह सुनकर टेबल पर बैठे लोग सारे दंग रह गए। नौकर सारी थालियां लेकर किचन में रखने चले गए। अनिका फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियां उतरकर हॉल की तरफ आ रही थी। नौकरों को किचन में जाते हुए देखकर अनिका भी उनके पीछे पीछे किचन में चली गई। अनिका ने टेबल पर बैठे व्योमा और सिद्धार्थ को नोटिस भी नहीं किया। अनिका को किचन में जाता हुआ देखकर सिद्धार्थ ने कहा, देखा देखा इस लड़की का तेवर देखा। मैं यहाँ बैठा हूँ मगर उसने मुझे हाय हेलो तक नहीं किया। अनिका जानती थी कि पार्टी में उसके बारे में जितनी भी बुरी बातें कही गई थी वह सारी सिद्धार्थ गुलेरिया ने ही फैलाई थी, इसलिए सिद्धार्थ गुलेरिया को हाय हेलो करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। और व्योमा ने जो कुछ भी किया था वह सबकी आंखों के सामने था, इसलिए अनिका को व्योमा में भी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। किचन में जाकर अनिका रोहित ने भिजवाए हुए खाने में से कुछ चीजें अपनी प्लेट में लेकर खाने लगी। डाइनिंग टेबल पर सिद्धार्थ गुलेरिया के गले से निवाला नहीं उतर रहा था। वह अचानक ही अपनी जगह से खड़ा हो गया और कहने लगा, मजाक बना के रखा है रोहित मारवा और इस लड़की ने गुलेरिया परिवार का। क्या हम इसे खाना नहीं खिला सकते? क्या हम इतने कमजोर हैं कि हम हमारे घर आए मेहमान को अच्छा खाना भी नहीं खिला सकते? मैं अभी खबर लेता हूँ इस लड़की की। यह कहते हुए सिद्धार्थ गुलेरिया किचन की ओर चला गया। उसके पीछे पीछे दाई माँ शारदा भी किचन की ओर चली गई। किचन में जाते ही सिद्धार्थ गुलेरिया ने देखा अनिका एक कोने में बैठकर अपनी प्लेट से खाना खा रही थी। अनिका के खाना खाने की स्पीड देखकर सिद्धार्थ गुलेरिया मन ही मन सोचने लगा, इस लड़की को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इसने जन्म लेने के बाद पहली बार खाना खाया हो। ऐसी क्या खास बात है मारवा खानदान के डिनर में जो हमारे डिनर में नहीं है? आगे बढ़ते हुए सिद्धार्थ गुलेरिया ने अनिका से कहा, छोड़ दो उस प्लेट को, हमारे घर का शानदार खाना खाओ। तुम्हें पता नहीं शायद गुलेरिया हाउस के किचन में बना खाना दुनिया की सबसे अच्छी रेस्टोरेंट से भी बेहतर है। खाना खा रही अनिका ने सिद्धार्थ गुलेरिया की बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया।
अनिका के इस रिएक्शन से सिद्धार्थ गुलेरिया और दाई माँ हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। कुछ देर तक अपनी प्लेट से खाना खाने के बाद अनिका ने प्लेट को टेबल पर रख दिया और किचन में बने सिंक में अपने हाथ धोकर बिना सिद्धार्थ गुलेरिया को नोटिस किए वहां से चली गई। अनिका का यह बिहेवियर देखकर सिद्धार्थ गुलेरिया अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। सिद्धार्थ गुलेरिया को शांत करते हुए दाई माँ शारदा ने कहा, छोटे मालिक आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इस घर की पुरानी वफादार हूँ। करण साहब ने इतने प्यार और मेहनत से बनाया है इस घर को और इतने सालों से बांध कर रखा है इस परिवार को। जब तक मुझ में शक्ति है मैं किसी भी हालत में इस परिवार को टूटने नहीं दूंगी। आप इस लड़की की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। अनिका फर्स्ट फ्लोर पर अपने कमरे के पास पहुंची। अनिका यहाँ वहाँ देखने लगी। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर रिया और पिंकी किस रूम में थे। अनिका ने जब रिया को फ़ोन लगाने की कोशिश की तो रिया कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। अनिका यह भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वह किस तरह पता लगाए कि रिया इस वक्त कौन से कमरे में थी। गुलेरिया हाउस एक 7 फ्लोर का आलीशान बिल्डिंग था जिसमें कई कमरे थे। अनिका को महसूस हो रहा था कि हर कॉरिडोर में उन्हें नेम प्लेट लगानी चाहिए थी कि आखिर किसका कमरा कहाँ है। तभी अनिका का पीछा कर रही शारदा वहां पहुंची। अनिका को कॉरिडोर में खड़ा देखकर पीछे से आवाज लगाते हुए शारदा ने अनिका से कहा, एक्सक्यूज मी, आपका कमरा इस तरफ है, वहां आगे साहब लोगों का कमरा है। अगर उन्हें किसी भी तरह की डिस्टरबेंस हुई तो वह बहुत नाराज हो जाएंगे। शारदा की आवाज़ से अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे शारदा किसी स्कूल की प्रिंसिपल थी जो अपने स्टूडेंट को कह रही थी कि वापस अपने क्लासरूम में चले जाओ। अनिका ने शारदा से पूछा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि पिंकी का कमरा कौन सा है? मेरी बेटी रिया उसी कमरे में है। अनिका के सवाल पर शारदा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इशारे से अनिका को अपने पीछे आने कहा। फिर एलिवेटर से शारदा अनिका को 3rd फ्लोर पर ले गई। कॉरिडोर में 3-4 कमरों के बाद शारदा ने एक कमरे की ओर इशारा करके अनिका से कहा, वह 4था कमरा पिंकी बेबी का है। जब अनिका बताए गए कमरे की ओर चलने लगी तब अनिका ने देखा कि पिंकी के कमरे के ठीक सामने वाले कमरे का दरवाज़ा खुला था। कमरे के अंदर कई सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स और एक बड़ी सी कंप्यूटर स्क्रीन दिखाई दे रही थी। जैसे ही अनिका की नज़र उस कमरे पर पड़ी, शारदा ने उस कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, यह हमारी बेबी का कमरा है, व्योमा गुलेरिया का कमरा है और उनके कमरे में जाने की इजाज़त किसी को नहीं है। वह क्या है ना गुलेरिया परिवार की इकलौती बेटी है। वह कंप्यूटर साइंस में जीनियस है बेबी। आज तक कई सारे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए हैं बेबी ने। कुछ लड़कियां खूबसूरत होती हैं तो कुछ कामकाजी, लेकिन हमारी बेबी सबसे अलग है। खूबसूरत तो है ही, मगर साथ में दिमाग से भी काफ़ी तेज है। बेबी को कंप्यूटर की नॉलेज तो है ही, साथ ही स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में और हाँ, म्यूज़िक में भी काफ़ी टैलेंटेड है। वह पियानो बजाती है तो ऐसा लगता है जैसे सारी थकान उतर गई हो। शारदा गुलेरिया हाउस की बहुत पुरानी वफादार थी। शारदा ने अच्छी तरह से देखा था कि करण गुलेरिया ने किस तरह गुलेरिया इंडस्ट्रीज़ को इतने ऊंचे मकाम तक पहुंचाया था। यूं कहा जा सकता था कि शारदा करण गुलेरिया और गुलेरिया परिवार के लिए कुछ भी कर सकती थी, मगर शारदा यह बात भी अच्छी तरह जानती थी कि करण गुलेरिया की जिंदगी अनिका की मां स्वाति ने बर्बाद कर दी थी। शारदा स्वाति से नफरत करती थी। अनिका को देखकर शारदा को स्वाति की याद आती थी और वही नफरत शारदा के मन में अनिका के लिए भी जलने लगी थी। शारदा जिस तरह से अनिका से बात कर रही थी, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इस दरवाजे को मत छूना, इस कमरे में मत जाना, अनिका को भी इस बात का एहसास हो गया था कि शारदा अनिका को गुलेरिया परिवार से दूर ही रखना चाहती थी। हालांकि गुलेरिया परिवार के साथ मेलजोल बढ़ाने का अनिका का भी कोई इरादा नहीं था। बस वह अपनी बेटी को मिलने आई थी ताकि वह यह जान सके कि
नए घर में वह कंफर्टेबल है या नहीं। पिंकी का कमरा दिखाकर शारदा वहां से चली गई। जब अनिका ने धीरे से पिंकी के कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि कमरे में लाइट्स ऑन थी, मगर पिंकी और रिया दोनों गहरी नींद में बिस्तर पर सो गए थे। कमरे की सजावट काफ़ी अच्छी थी। बारबी डॉल थीम में डिज़ाइन किया हुआ कमरा था। चारों तरफ गुड़ियों का कलेक्शन, बीच में एक छोटा सा बेड जिस पर पिंक कलर की बेडशीट बिछी हुई थी और आसपास पिंक कलर के सॉफ्ट टॉयज सजाए गए थे। बेड छोटा ज़रूर था, मगर नन्ही सी रिया और नन्ही सी पिंकी बिल्कुल कंफर्टेबली बिस्तर पर सोए हुए थे। अनिका ने अंदर जाकर दोनों बच्चों को कंबल उड़ा दिया और लाइट ऑफ करके कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही अनिका कमरे से बाहर निकली, अनिका को आकाश गुलेरिया सामने से आता हुआ नजर आया। अनिका को देखकर आकाश ने पूछा, आई होप तुम इस घर में कंफर्टेबल हो। मैंने हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर से कह दिया है, वह तुमसे कांटेक्ट करेगी और तुम्हारे पसंद के हिसाब से तुम्हारे लिए कमरा बनवा देगी। आकाश की इस बात पर अनिका ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आकाश। आई एम कंफर्टेबल इन द रूम यू हैव गिवन मी। अनिका की इस बात पर मुस्कुराकर आकाश पिंकी के कमरे की ओर बढ़ने लगा। फिर अचानक बीच में रुककर आकाश ने वापस जा रही अनिका से कहा, वैसे अनिका, मिस्टर मारवा से कह देना कि अगर उन्हें किसी भी तरह की फैमिली इंफॉर्मेशन चाहिए तो वह डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उनसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, मगर इस तरह से कंपनी का सिस्टम हैक करना इतने बड़े बिजनेस टाइकून को सूट नहीं करता। आकाश की यह बात सुनते ही अनिका हैरान रह गई। अनिका जानती थी कि आकाश जो कुछ भी सोच रहा था वह पूरी तरह से गलत था। कंपनी का सिस्टम हैक करने में रोहित मारवा का कोई हाथ नहीं था, बल्कि उसी ने ज़बरदस्ती अपनी असिस्टेंट राजलक्ष्मी को फोर्स करके राजलक्ष्मी के बॉयफ्रेंड से कहकर गुलेरिया इंडस्ट्रीज के सिस्टम्स हैक करने कहा था। अनिका इस वक्त इतनी कंफ्यूज थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आकाश को सच्चाई कैसे बताए। इसलिए आकाश की बातों पर अनिका ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। आकाश ने अनिका को एक हल्की सी स्माइल देते हुए कहा, मैं जरा पिंकी के कमरे में हो आता हूँ, देखता हूँ बच्चे कंफर्टेबल हैं या नहीं। अनिका ने पलटकर जवाब देते हुए कहा, मैं अभी अभी वहाँ से आई हूँ, बच्चे सो गए हैं, मगर फिर भी तुम्हें जाकर एक बार पिंकी को मिलना हो तो यू कैन गो। आकाश मुस्कुराकर कॉरिडोर में आगे चलने लगा। जब अनिका एलिवेटर से नीचे जाने लगी तब अचानक उसे रोहित मारवा का फ़ोन आया। अनिका को रोहित मारवा के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी आकाश गुलेरिया को रोहित मारवा पर शक हो रहा था कि उसने गुलेरिया इंडस्ट्रीज़ की कंप्यूटर सिस्टम हैक की थी। अनिका ने रोहित का फ़ोन उठाकर कहा, कहिए मिस्टर मारवा। अनिका की आवाज़ सुनते ही रोहित ने अनिका से कहा, बच्चों की वापस अदला बदली कर लेते हैं। रोहित की बात सुनते ही अनिका ने जवाब में रोहित से पूछा, क्या आर्यन मुझे मिस कर रहा है? कुछ देर खामोश रहने के बाद रोहित ने अनिका से कहा, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। अनिका ने कहा, ठीक है। रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तो फिर तय रहा, कल दोपहर को लंच पर मिलते हैं दोनों बच्चों के साथ, और फिर मैं रिया को अपने साथ ले जाऊंगा और तुम आर्यन को ले जाना। रोहित की बात तुरंत काटते हुए अनिका ने कहा, नहीं नहीं, सुबह मैं जल्दी नहीं उठ पाऊंगी। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अनिका को अपनी नींद से कितना लगाव था, इसलिए तुरंत अनिका की बात मानते हुए रोहित ने कहा, तो फिर ठीक है, हम शाम को डिनर के वक्त मिलते हैं। इस बार अनिका ने बिना रेजिस्ट किए रोहित से कह दिया, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। इससे पहले कि अनिका फ़ोन डिस्कनेक्ट करती, रोहित ने अनिका से बड़े ही प्यार से पूछा, खाना कैसा था? क्या सारी चीज़ें आपके टेस्ट के हिसाब से थी? मैंने खुद आपकी सारी फेवरेट रेसिपीज़ शॉर्टलिस्ट करके शेफ से बनवाई थी। रोहित की इस रोमांटिक बात का अनिका ने बड़ा ही ठंडा जवाब देते हुए कहा, आपको यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। गुलेरिया परिवार में अनाज की कोई कमी नहीं है। इस बात पर हंसते हुए रोहित ने कहा,
वह तो है, मगर अभी वहां तुम्हारी किसी के साथ ज्यादा जान पहचान नहीं है। मैंने सोचा कि अगर गुलेरिया परिवार के लोग तुम्हारे साथ अच्छी तरह बर्ताव ना करें तो तुम्हें भूखा ना रहना पड़े। वह क्या है ना, तुम्हें अंदर से अगर तकलीफ भी हो रही होगी तो तुम अपनी जबान से तो कभी किसी चीज की कंप्लेंट करोगी नहीं। तो मैंने सोचा कुछ देर के लिए मैं ही वह सारी बातें समझने लग जाऊं। तुम कभी अपनी जबान से कहती नहीं। रोहित की इन सारी बातों का अनिका ने सिर्फ एक ही शब्द में जवाब दिया, फिल्मी। यह कहते हुए अनिका ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अपने कमरे में जाने के बाद अनिका आज शारदा के बिहेवियर के बारे में सोचने लगी थी। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि अगर घर की नौकरानी अनिका के साथ इस तरह से व्यवहार कर रही थी तो आगे उसे फैमिली मेंबर्स की किन किन हरकतों का सामना करना पड़ेगा। मगर अनिका ने अब सोच लिया था कि जब तक करण गुलेरिया पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते वह इस घर से जाने वाली नहीं थी। और एक बार करण गुलेरिया ठीक हो गए तो अनिका रिया के साथ गुलेरिया हाउस छोड़कर चली जाएगी। दूसरे दिन जब अनिका की आंखें खुली तब अनिका ने देखा कि सुबह के 8:30 बज चुके थे। अनिका को रिया को तैयार करके स्कूल भेजना था, मगर जब अनिका अपने बेडरूम से बाहर निकली तब उसे पता चला कि रिया और पिंकी दोनों स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर पहले से अनिका का नीचे डाइनिंग हॉल में इंतजार कर रही थी। एस्केलेटर से नीचे उतर रही अनिका ने देखा कि रिया ने शारदा के पास प्लेट में पड़ी हुई केक मांगी, मगर शारदा ने वह केक वाली प्लेट रिया की जगह पिंकी के सामने रख दी और रिया से कहा, इस तरह से खाने की टेबल पर किसी का खाना छीनना अच्छी बात नहीं होती है। अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो मुझसे कहो, मैं तुम्हें लाकर दे दूंगी। एक काम करो, अभी यह अंडे खाओ, उसके बाद मैं तुम्हें केक लाकर दूंगी। रिया अपनी आंखें छोटी करते हुए शारदा की ओर देखने लगी। रिया को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि कोई उसे अपनी मर्जी की चीज करने से रोके। रिया को अपनी ओर गुस्से से देखते हुए जब शारदा ने नोटिस किया तो शारदा ने रिया से कहा, इतनी सी उम्र में इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। डिसिप्लिन में रहना भी तुम्हें सीखना होगा। यह गुलेरिया हाउस है, यहाँ पर कुछ रूल बनाए गए हैं, तुम्हें भी उन रूल्स को फॉलो करना होगा। शारदा की बात पर नाराज होकर रिया गुस्से से अपनी प्लेट में रखे अंडों को देखने लगी। तभी नन्ही सी पिंकी ने अपने छोटे हाथों से केक की प्लेट रिया के सामने रखी और कहा, तुम यह केक पहले खा लो, शारदा आंटी मेरे लिए केक ले आएंगी, तब तक मैं अंडे खाऊंगी। अपना मुंह बिगाड़ते हुए रिया ने नन्ही सी पिंकी से कहा, बिना केक खाए तो मैं अंडे खा ही नहीं सकती, तुम कैसे खा लेती हो। रिया के इस बात का जवाब देते हुए नन्ही सी पिंकी ने कहा, मैं पहले अंडे खा लेती हूँ और फिर केक खाती हूँ, ताकि ब्रेकफास्ट के बाद मेरे मुंह में केक का स्वाद रहे, अंडों का नहीं। पिंकी की इस बात पर दोनों बच्चियां जोर जोर से हंसने लगी और दोनों ने अपने अपने तरीके से ब्रेकफास्ट करना शुरू किया। इस तरह दोनों ही बच्चियां खुश थी। रिया को नाराज करने की शारदा की कोशिश पूरी तरह से फेल हो चुकी थी। जब शारदा ने देखा कि वह अब इसके आगे कुछ नहीं कर सकती थी तो वह अपने हाथ मसलते हुए किचन की ओर चली गई। एस्केलेटर के ऊपर की ओर खड़ी अनीका ने जब यह सब कुछ देखा तो उसके चेहरे पर पिंकी और रिया को देखकर स्माइल आ गई। डाइनिंग टेबल पर बैठी रिया ने नन्ही सी पिंकी से कहा, वेल डन पिंकी, आई रियली लाइक यू। तुम कितनी वेल बिहेव्ड और वेल मैनर्ड हो, यश की तरह बिल्कुल नहीं हो। जब डाइनिंग टेबल की ओर वापस लौट रही शारदा ने यह सब कुछ सुना तो हैरान होकर रिया की ओर देखते हुए शारदा ने कहा, यह क्या कह रही हो तुम रिया, क्या यश बाबा तुम्हें अच्छे नहीं लगते। रिया ने केक की एक बड़ी सी बाइट लेते हुए कहा, अच्छा तो लगता है, पर अभी वह मुझसे काफ़ी कुछ सीख रहा है, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगा। मगर पिंकी को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वह पहले से समझदार है। रिया के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनकर नन्ही सी पिंकी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पिंकी ने बड़ी ही क्यूटली रिया से कहा, थैंक यू रिया। अनीका एस्केलेटर से नीचे उतरने ही वाली थी तभी अनीका को अपने बगल के कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। आकाश गुलेरिया अपने कमरे से निकलकर
बाहर आया। वह अपनी आंखें मसल रहा था। यह देखकर अनीका हैरान रह गई। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे पड़े थे। अनीका एक डॉक्टर थी। इस तरह के सिस्टम्स देखकर अनीका यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि ज़रूर आकाश रात भर सोया नहीं था और शायद कंप्यूटर स्क्रीन के सामने कुछ काम कर रहा था। अनीका अब यह सोच सोच कर हैरान हो रही थी, आखिर ऐसी क्या अर्जेंट बात होगी जिसे लेकर आकाश गुलेरिया रात भर सो नहीं पाया था। जैसे ही आकाश ने अनीका को देखा, आकाश ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए अनीका से पूछा, तुम्हारी नींद कैसी रही अनीका? सब कुछ ठीक है ना यहाँ? वैसे तुम्हें इतनी जल्दी उठने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं रिया को स्कूल छोड़ दूंगा। वैसे भी मुझे पिंकी को लेकर स्कूल जाना ही होता है। आकाश के मुंह से यह बात सुनते ही अनीका ने एक गहरी राहत भरी सांस छोड़ी। शायद इस घर में आने के बाद अनीका को यह बात सबसे अच्छी लगी थी कि रिया को स्कूल ड्रॉप करने की जिम्मेदारी अब अनीका के ऊपर नहीं पड़ने वाली थी और उसे सुबह जल्दी जागने की ज़रूरत नहीं थी। जवाब में अनीका ने आकाश से सिर्फ इतना कहा, आर यू श्योर? आकाश ने फिर से अपनी आंखें मसलते हुए अनीका से कहा, यस डेफिनेटली। आकाश को थैंक्स कहकर अनीका अपने कमरे में चली गई और फिर से अपने बिस्तर पर लेटकर सो गई। कुछ घंटों बाद जब अनीका की आंख खुली, तब अनीका को इस बात का एहसास हुआ कि उसके दिमाग की और शरीर की सारी थकान एक साथ गायब हो गई थी। अनीका बिल्कुल पहले की तरह फ्रेश एंड एनर्जेटिक महसूस कर रही थी। अनीका ने जब वक्त देखा तो उसे इस बात का अंदाज़ा लग गया था कि तकरीबन कुछ ही देर पहले रिया अपने स्कूल से वापस आ चुकी होगी। अनीका अपने कमरे से बाहर निकली। अनीका रिया को पिंकी के रूम में यह बताने जा रही थी कि कुछ ही देर में उसे तैयार होकर पापा और आर्यन से मिलने जाना है। अनीका अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके जब थर्ड फ्लोर पर जाने के लिए कॉरिडोर से एस्केलेटर की ओर जाने लगी, तब अचानक ही एस्केलेटर की ओर मुड़ते हुए अचानक अनीका को सामने लकड़ी के सहारे पर चलता हुआ एक बूढ़ा आदमी नजर आया। उसे देखकर अनीका शॉक हो गई। शौक की वजह से अनीका की दिल की धड़कन तेज हो गई थी। अनीका जो किसी भी मोड़ पर खतरों का सामना करने के लिए तैयार रहती थी, उसे आज अचानक ही उस बूढ़े आदमी को देखकर डर और शौक इसलिए लगा था क्योंकि उस बूढ़े आदमी की शक्ल पूरी तरह से झुलस चुकी थी। चलने के मार्क्स इतने गहरे थे कि उस आदमी की असली शक्ल का अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल था। वह बूढ़ा आदमी लकड़ी का सहारा लेकर धीरे धीरे चलते हुए अनीका के पास आने लगा। अनीका को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। तभी अनीका के ठीक पास रुकते हुए उस बूढ़े आदमी ने अनीका से कहा, तुम करण गुलेरिया की बेटी हो? उस बूढ़े आदमी के मुंह से यह बात सुनकर अनीका हैरान रह गई। अनीका समझ नहीं पा रही थी कि वह बुजुर्ग इतनी श्योरिटी से यह बात कैसे कह रहे थे। अनीका उनकी आंखों में आंखें डालकर देखने की कोशिश कर रही थी, मगर जले हुए चेहरे की ओर देखकर अचानक ही अनीका अपनी नज़रें झुका लेती है। उनकी शक्ल इतनी बुरी तरह से झुलस चुकी थी कि अगर कोई बच्चा रात में उन्हें देख ले तो शायद उन्हें भूत समझ लेता। मगर अनीका एक डॉक्टर थी। कई सारे ऑपरेशंस उसने अपने हाथों से किए थे, इसलिए कुछ देर में अपने आप पर कंट्रोल पाते हुए अनीका ने उनके चेहरे की ओर देखकर पूछा, आप यह बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? बुजुर्ग ने गहरी मगर अटकती हुई आवाज में अनीका की बात का जवाब देते हुए अपनी गर्दन टेढ़ी करके कहा, क्योंकि तुम राजीव जैसी बिल्कुल नहीं दिखती। तुम्हारा नाक, तुम्हारी आंखें बिल्कुल करण जैसे हैं। यकीनन तुम करण की बेटी हो। अनीका भी यह बात अच्छी तरह जानती थी कि उसकी शक्ल हूबहू अपनी मां स्वाति से मिलती थी, मगर उसके चेहरे के कुछ फीचर्स करण गुलेरिया जैसे थे। मगर ऐसा तो तभी हो सकता था जब करण गुलेरिया उसके चाचा हों। आंखें और नाक का सिमिलर होना इस बात का सबूत नहीं था कि करण गुलेरिया और राजीव गुलेरिया में से कौन अनीका का बायोलॉजिकल फादर था। मगर उस बुजुर्ग ने अपने दोनों हाथ हवा में उछाले तो और कहा, तो आखिरकार गुलेरिया परिवार की बेटी मिल ही गई।
यह कितनी खुशी की बात है। मैं तो कहता हूँ आज सारे शहर में मिठाइयाँ बंटवाओ, खूब जश्न मनाओ। करण गुलेरिया की बेटी मिल गई है। गुलेरिया खानदान को एक बेटी मिल गई है। उस बूढ़े की बातों और हरकतों से ऐसा लग रहा था कि उनकी मानसिक हालत पूरी तरह से ठीक नहीं थी। वह बुजुर्ग जब भी बोलता था तब उसकी गर्दन कांपने लगती थी। बड़े हुए बाल, फटे हुए मैले कपड़े, जिस्म से आती बदबू। इस बुजुर्ग को देखकर अनीका हैरानी से यह सोचने लगी कि आखिर इस तरह का आदमी गुलेरिया हाउस में क्या कर रहा था। उसके झुलसे हुए चेहरे पर सिर्फ आंखें यहाँ वहाँ कुछ ढूंढती हुई नजर आती थी। वह बुजुर्ग जोर जोर से एक ही बात कहे जा रहा था, गुलेरिया परिवार की बेटी मिल गई, गुलेरिया परिवार की बेटी मिल गई। अनिका उस बुजुर्ग को कुछ पूछती या समझाती, तभी कुछ दौड़ते हुए कदमों की आवाज अनिका के कानों पर पड़ी। 4 से 5 सिक्योरिटी गार्ड्स कॉरिडोर में दौड़कर एस्केलेटर के पास आए। जैसे ही हेड ऑफ सिक्योरिटी की नज़र उस बूढ़े आदमी पर पड़ी, उसने राहत की सांस लेते हुए कहा, हम तुम्हें पूरे गुलेरिया हाउस में ढूंढते रहे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिक्योरिटी हेड को देखकर वह बूढ़ा बुजुर्ग घबरा कर वहां से भागने की कोशिश करने लगा। तभी सिक्योरिटी हेड ने अपने गार्ड से कहा, पकड़ लो इस पागल को। सारे गार्ड्स ने मिलकर तुरंत उस बुजुर्ग को दोनों हाथों से पकड़ लिया। बुजुर्ग ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर बुजुर्ग के शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वह सिक्योरिटी गार्ड की ग्रिप से निकल पाते। सिक्योरिटी हेड ने अब राहत की एक लंबी सांस छोड़ते हुए अनिका की ओर देखकर पूछा, मैडम इस पागल ने आपको परेशान तो नहीं किया? अनिका हैरानी से यह सब कुछ होते हुए देख रही थी। तभी सिक्योरिटी हेड के सवाल का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मगर यह बुजुर्ग कौन है? सिक्योरिटी गार्ड ने उस बुजुर्ग को डंडा दिखाते हुए अनिका से कहा, अरे यह पागल है मैडम, कुछ सालों पहले बाहर मेन गेट पर आकर बैठ गया था। परिवार के आने जाने वाले लोगों से खाना और पैसे मांगता था। हमने भगाने की बहुत कोशिश की, मगर यह कहीं जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर एक दिन बड़े सर ने दया खाकर कहा कि इसके रहने खाने पीने का इंतज़ाम कर दिया जाए। गुलेरिया हाउस के मेन बिल्डिंग के नीचे बने एक सर्वेंट क्वार्टर में इसे एक कमरा दे दिया गया है। वहीं पर रहता खाता पीता है, कभी किसी को परेशान नहीं करता वैसे। मगर पता नहीं आज पागल को क्या हो गया। जैसे ही किसी ने इसे बताया कि गुलेरिया खानदान की बेटी मिल गई है, तो अचानक ही दौड़कर वह बंगले के अंदर आ गया। और देखो अब हमें कितना परेशान कर दिया। कब से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे इसे। उस झुलसे हुए चेहरे वाले बूढ़े आदमी की कहानी सुनकर अनीका दंग रह गई। हैरान अनीका ने सिक्योरिटी हेड से पूछा, मगर क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि यह आदमी कौन है, कहाँ से आया है, यहाँ क्यों आया है? हंसते हुए सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, बंजारों का कोई ठिकाना नहीं होता मैडम। और फिर यह तो पागल भी है। यह कब कहाँ क्यों चले जाते हैं, इसका उन्हें खुद को नहीं पता होता। वैसे हमने जब इसे गुलेरिया हाउस के मेन गेट के बाहर रास्ते से उठाया था, तब उसकी जेब में हमें कुछ चले हुए आईडी कार्ड मिले थे, जिससे हमें पता लगा कि यह दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर दूर पहाड़ों के नीचे एक गांव में रहता था। कुछ सालों पहले गांव में भयंकर आग लगी थी। इसका पूरा घर उस आग में झुलस गया था और इस बेचारे का भी पूरा शरीर उस आग में जल गया था। किसी तरह से जान बच गई, मगर चेहरा और शरीर पूरी तरह झुलस चुका था। वैसे यह इतना बूढ़ा है नहीं, लगभग 55-60 साल का होगा, मगर जलने की वजह से इसकी चमड़ी पूरी तरह से गल चुकी है, इसलिए अब यह इतना बूढ़ा लगता है। ऊपर से इसकी मानसिक हालत भी ठीक नहीं। मगर किस्मत देखो इस पागल की, जब ऐसा लगा कि ऊपर वाले ने इसका सब कुछ छीन लिया था, तो इसे सीधे गुलेरिया हाउस में पहुंचा दिया। पता नहीं बड़े साहब को इस पर क्या दया आ गई, कैसे यहाँ रखने का ऑर्डर दे दिया। वैसे तो यह काफ़ी हट्टा कट्टा है, चाहे तो खुद काम करके अपना पेट भर सकता है, मगर इसकी दिमागी हालत सही नहीं। शायद इसी वजह से बड़े साहब को इस पर दया आ गई। आज देखो यहाँ मज़े से रहता है, मिठाइयाँ बहुत पसंद है इसे।
गुलेरिया परिवार अपने लिए जो खाना बनाता है वही खाना इसे भी खिलाते हैं और ऊपर से ढेर सारी मिठाइयाँ भी। अपने कमरे से कभी बाहर निकलता नहीं वैसे। ज़्यादातर महीने में एक आध बार हम इसे नहलाते हैं क्योंकि इसकी चमड़ी इतनी बुरी कंडीशन में है कि पानी की बूंदें जैसे ही इसके शरीर पर पड़ती हैं इसे बहुत दर्द महसूस होता है। और वैसे भी ना तो यह कमरे से कभी बाहर निकलता है और ना ही किसी से मिलता है। पता नहीं आज इसे क्या हो गया। जैसे ही गुलेरिया खानदान की बेटी के आने के बारे में खबर सुनी बस अचानक ही उछल पड़ा और यहाँ वहाँ दौड़ लगाने लगा। हमने इसे पकड़ने की बहुत कोशिश की मगर हमें चकमा देकर गुलेरिया हाउस के अंदर घुस गया। मगर अब आप फिक्र मत कीजिए, अब ऐसा नहीं होगा। इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आइंदा कभी ऐसी गलती करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। जब सिक्योरिटी गार्ड डंडा लेकर उस आदमी के पास जाने लगा तब अनिका ने उसे पीछे से रोकते हुए कहा, नहीं नहीं ऐसा मत करना। आखिर उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे यहाँ किसी को कोई तकलीफ पहुँचे। सिक्योरिटी गार्ड ने उस पागल की ओर मुड़कर देखा और कहा, देखा मैडम क्या कह रही है। आज मैडम के कहने पर छोड़ रहा हूँ मगर आइंदा कभी ऐसी गलती की तो तुम्हें मिलने वाली सारी मिठाइयाँ बंद। सिक्योरिटी गार्ड की यह बात सुनते ही उस पागल ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए कहा, नहीं नहीं मुझे मिठाइयाँ चाहिए, मैं मिठाइयाँ खा लूँगा। वह पागल यूं ही बड़बड़ करता रहा और सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़कर पीछे के रास्ते नीचे ले जाने लगे। उन लोगों के जाते ही अनिका ने फिर से अपनी घड़ी में देखा। अनिका रिया के स्कूल से वापस आने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही वह एस्केलेटर से नीचे उतरकर लिविंग रूम में गई तब डाइनिंग टेबल पर बैठा सिद्धार्थ, गुलेरिया और उसकी पत्नी नंदिनी अनिका की ओर बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे। दोनों की नज़रों में फ़र्क सिर्फ इतना था कि सिद्धार्थ गुलेरिया की आंखों में गुस्सा था और नंदिनी बड़े ही प्यार से चेहरे पर स्माइल के साथ अनिका को अपने पास वाली चेयर पर बैठने बुला रही थी। नंदिनी ने अनिका से कहा, आओ अनिका यहाँ हमारे साथ बैठो। देखो आज तुम्हारे भाई ने तुम्हारी मनपसंद चीज़ें डिनर में बनाने का ऑर्डर दिया है। यह बात सुनकर अनिका हैरान रह गई। उसे यह नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर सिद्धार्थ गुलेरिया को अनिका की पसंद और नापसंद के बारे में कैसे पता चला था। दरअसल नंदिनी की बात सुनकर सिद्धार्थ खुद भी हैरान होकर अपनी वाइफ से पूछने लगा, यह क्या कह रही हो तुम? मैंने कब उसकी पसंद की चीज़ें बनवाने को कहा? मुस्कुराती हुई नंदिनी ने सिद्धार्थ गुलेरिया से कहा, अच्छा तो फिर आज दोपहर को फ़ोन पर नौकरों से किसने कहा था कि आज दिल्ली के बाजार में सबसे ताज़ा और सबसे कीमती फ़िश जो भी होगी उसे गुलेरिया हाउस में मंगवाओ और ऐसी फ़िश करी बनाओ कि खाने वाला याद रखे। नंदिनी की यह बात सुनते ही अनिका समझ चुकी थी कि कल जब वह किचन में बैठकर रोहित मारवा ने भिजवाया हुआ खाना खा रही थी तब उसने अपनी प्लेट में फ़िश करी ली थी। वह देखकर सिद्धार्थ गुलेरिया को ऐसा लगा था कि शायद अनिका की मनपसंद डिश फ़िश करी ही है। सिद्धार्थ गुलेरिया ने बड़े ही एटीट्यूड से अपनी वाइफ नंदिनी से कहा, अरे भाई मैंने तो बस इसलिए कहा क्योंकि आज मेरा दिल कर रहा था फ़िश करी खाने का। अब कोइंसिडेंटली अगर वह किसी को फेवरेट डिश है तो यह अच्छी बात है। सिद्धार्थ गुलेरिया जिस वक्त ये सारी बातें कर रहा था तब कंटिन्यूअसली उसकी नज़र अपने लैपटॉप स्क्रीन पर थी। वह कुछ देखकर बार बार परेशान हो रहा था। अनिका ने नंदिनी से पूछा, क्या बच्चे स्कूल से आ गए? नंदिनी ने जवाब देते हुए कहा, बस अभी आते ही होंगे। दरअसल आज आकाश की कोई ज़रूरी मीटिंग थी इसलिए वह बच्चों को पिक करने नहीं जा सका। मैंने शारदा को ड्राइवर के साथ बच्चों को पिक करने भेज दिया है, किसी भी वक्त आते ही होंगे। अनिका ने नंदिनी से कहा, ठीक है, अगर बच्चे आ जाएं तो क्या आप रिया को मेरे कमरे में भिजवा देंगे? हमें कहीं बाहर जाना है। यह बात सुनते ही नंदिनी ने अनिका से पूछा, क्या तुम आज भी खाना घर पर नहीं खाओगी? अनिका ने ना में अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं मुझे बाहर जाना है डिनर के लिए। नंदिनी ने एक हल्की सी मुस्कान देते हुए अनिका को छेड़ते हुए पूछा, क्या मिस्टर मारवा के साथ डिनर का प्रोग्राम है? अनिका ने बड़ी ही कैजुअली कह दिया, हाँ। अनिका का जवाब सुनते ही सिद्धार्थ गुलेरिया ने अपनी दोनों मुठ्ठियां कस ली
और अपनी आवाज़ भारी करते हुए अनिका से कहा, ऐसी भी क्या बात है मारवा हाउस के खाने में जो तुमने यहाँ का खाना बिना खाए ही रिजेक्ट कर दिया है? क्या हमारा खानदान अपना खाना किसी और प्लानेट से लेकर आते हैं? क्या हम अच्छा खाना नहीं खिला सकते तुम्हें? आखिर खराबी क्या है हमारे खाने में कि हर रोज तुम्हें रोहित मारवा से कहकर खाना मंगवाना पड़ता है? माना कि बिजनेस में मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इस वक्त हमसे कुछ कदम आगे है, मगर बात अगर खिलाने पिलाने की और मेहमान नवाजी की आए तो गुलेरिया परिवार के सामने मारवा खानदान कोसों पीछे रह जाएगा। यह बात अच्छी तरह समझ लेना तुम। जब सिद्धार्थ गुलेरिया ने अनिका के साथ इस तरह से बात की तब नंदिनी काफी अनकंफर्टेबल हो गई। सिद्धार्थ गुलेरिया को डांटते हुए नंदिनी ने कहा, यह किस तरह से बदतमीजी से बातें कर रहे हो तुम सिद्धार्थ? सिद्धार्थ गुलेरिया ने अपनी आवाज बढ़ाते हुए नंदिनी से कहा, इसमें क्या बदतमीजी है? अगर घर आया हुआ मेहमान किसी और का भिजवाया हुआ खाना खाए उसे कहते हैं बेइज्जती। नंदिनी ने इसके बाद सिद्धार्थ गुलेरिया का हाथ जोर से पकड़ लिया और अनिका से कहा, माफ करना अनिका, इनकी बातों का बुरा मत लगाना। इन्हें खुद ही पता नहीं है कि वह क्या सोचते हैं और वह क्या बोलते हैं। नंदिनी की इस बात पर सिद्धार्थ गुलेरिया गुस्से से नंदिनी की ओर देखने लगा। नंदिनी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, और वैसे भी आज वह बहुत परेशान है। हमने अभी अभी एक नई गेम लॉन्च की है जिसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। लगता है सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ी है, इसलिए वह ज़रा परेशान भी है। प्लीज़ डोंट माइंड हिम। जब अनिका और नंदिनी यह सारी बातें कर रहे थे, सिद्धार्थ ने गुस्से से अपना लैपटॉप उठाया और सोफा पर जाकर बैठ गया। लैपटॉप सामने वाले टेबल पर रखकर फिर से सिद्धार्थ अपनी स्क्रीन में देखकर कीबोर्ड पर कुछ टाइप करने लगा। तभी वहां व्योमा सिद्धार्थ के पास आई और कहने लगी, भैया क्या आपने मुझे बुलाया? सिद्धार्थ ने व्योमा से कहा, अरे हाँ व्योमा, हमने कुछ ही दिन पहले जो गेम लॉन्च की थी उसमें कुछ बग आ गए हैं। समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम कहाँ हुई है। अगर इसे ठीक वक्त पर सही नहीं किया गया तो मार्केट में रिव्यू बहुत खराब हो जाएंगे और लोग इस गेम को डाउनलोड करने से दूर ही रहेंगे। काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा। सिद्धार्थ गुलेरिया की यह बात सुनते ही व्योमा सिद्धार्थ गुलेरिया के बगल में बैठ गई और लैपटॉप स्क्रीन पर देखते हुए कीबोर्ड पर कुछ टाइप करने लगी। जब सिद्धार्थ और व्योमा लैपटॉप पर बिजी थे तब धीमी आवाज में नंदिनी अनिका से कहने लगी, यह गेमिंग का बिजनेस सिद्धार्थ ने खुद ही शुरू किया है। करण अंकल के बाद फैमिली बिजनेस को आकाश ने अच्छी तरह संभाल लिया था। सिद्धार्थ आकाश की मदद जरूर करता है, मगर ऑफिस में सिद्धार्थ का अपना कहने को कुछ नहीं था। ना ही सिद्धार्थ को और ना ही मुझे आकाश से किसी भी तरह की कंप्लेंट है। दरअसल आकाश इतना स्मार्ट है कि उसे किसी की मदद की ज़रूरत ही नहीं। इसलिए हमने सोचा कि हम हमारा अलग से यह खुद का गेमिंग बिजनेस डेवलप करें। व्योमा कभी कभी इस तरह की मदद कर देती है हमें। उसे सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में काफ़ी नॉलेज है। मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हेड है वो। अनिका को ना ही यह सब कुछ सुनने में इंटरेस्ट था और ना ही उसमें इस तरह की कोई पेशेंट थी, मगर नंदिनी के ओवर फ्रेंडली स्वभाव को देखकर अनिका उसे बातें करने से रोक नहीं पा रही थी। नंदिनी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जब व्योमा को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हेड की पोजीशन ऑफर की गई तब उसने सबसे कह दिया कि वह इस काम के लिए कंपनी से कोई सैलरी नहीं लेगी। उसे सिद्धार्थ ने और आकाश ने कंपनी के शेयर में हिस्सेदारी देने की बात भी कही, मगर उसने उसे भी लेने से मना कर दिया। देखते ही देखते यह बात सब में फैल गई कि करण गुलेरिया की गोद ली हुई बेटी को गुलेरिया परिवार के पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बिल्कुल निस्वार्थ होकर वह गुलेरिया परिवार और गुलेरिया इंडस्ट्रीज में काम कर रही थी। मगर व्योमा के भाई यह नहीं जानते थे कि व्योमा अपनी सर्विसेज के बदले क्या एक्सपेक्ट कर रही थी। नंदिनी की यह बात सुनकर इस बार अनिका को भी हैरानी होने लगी। आखिर ऐसी क्या एक्सपेक्टेशन थी व्योमा की? नंदिनी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी त्योहार हो, व्योमा को हमसे बेहतर कपड़े मिलने चाहिए। खाने पीने जैसी मामूली बातों में भी व्योमा हमसे बेहतर दिखना चाहती थी। हमसे बेहतर खाना, हमसे बेहतर ड्रिंक्स, हमसे बेहतर कपड़े।
हमसे बेहतर ज्वेलरी, हमसे बेहतर जूते, हर चीज में वह घर की बाकी सभी औरतों के मुकाबले बेहतर रहना चाहती थी। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मेरे मायके से अगर मेरे लिए कोई गिफ्ट आई हो और अगर व्योमा की नज़र पड़ गई हो तो ना चाहते हुए भी सिद्धार्थ मुझे मिली हुई गिफ्ट व्योमा को दे देता था और बदले में सिर्फ इतना कह देता था कि तुम्हें क्या कमी है इस घर में। बहन के प्यार में सिद्धार्थ इतना अंधा हो चुका है कि उसे मेरे इमोशंस की भी वैल्यू नहीं रही। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर को नौकरी पर रखकर उसे सैलरी दी होती तो वह सैलरी व्योमा की जिद पूरी करने में होने वाले खर्च से कई गुना कम होती। मगर इस घर में व्योमा के खिलाफ अगर कोई छोटी सी बात भी करता है तो उस बहू को घर में आग लगाने वाली बहू माना जाता है। यह सारी बातें करते हुए नंदिनी की नजरें झुक गई थी। इससे पहले अनीका ने जितनी भी बार नंदिनी को देखा था उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान होती थी। यह पहली बार था जब नंदिनी के चेहरे पर अनीका ने मायूसी देखी थी। कुछ देर बाद व्योमा ने कीबोर्ड पर कुछ टाइप करते हुए सिद्धार्थ गुलेरिया से कहा, हो गया भैया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपकी गेम पूरी तरह से बग फ्री हो चुकी है। खुशी के मारे सिद्धार्थ गुलेरिया ने अपना एक हाथ टेबल पर मारते हुए कहा, ये हुई ना गुलेरिया परिवार की इकलौती बेटी वाली बात। तभी वहां रिया, यश और पिंकी स्कूल से लौटे। यश काफी मस्ती के मूड में था। रिया और पिंकी यश को देखकर खूब हंस रहे थे। यश बलवीर सर ने सिखाई हुई मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस भी कर रहा था। यश के बारे में कहा जाता था कि वह उन बच्चों में से था जो कभी भी शांत नहीं रह सकते थे। वो कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करता ही रहता था। उसके पांव एक जगह पर कभी नहीं टिकते थे। अनिका ने पिंकी और यश के साथ कुछ बातें की और रिया को लेकर वहां से चली गई। यश इस वक्त काफी मस्ती के मूड में था। वह जोर जोर से अपने पांव जमीन पर पटक रहा था और कभी सीधा चलता तो कभी उल्टा चलता। तभी जोर से यश का पांव व्योमा के पांव पर पड़ा। दर्द के मारे व्योमा के मुंह से जोर से चीख निकल गई।